हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। माय नेम इज साजिक हुसैन। आई एम अ चेक एक्सपर्ट। आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड। अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स एंड आई हैव गॉट 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनआरए। आज की जो हमारी वीडियो है गाइस, हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं एनआरए को डिस्कस करेंगे। एनआरए दैट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बात चल रही है और जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी की हम लोग आज बात करेंगे। और एक टीचर होने के नाते क्या आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है? क्या आप लोगों की जॉब्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब्स पे एनआरए को लागू किया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, इसलिए मुझे वीडियो एक डिटेल एनालिसिस के साथ में स्पेशली टीचर्स के लिए डेडिकेटेड और इसके अलावा बाकी लोगों के लिए भी, जितने लोग भी आरआरबी है, एसएससी, इसके अलावा आईबीपीएस के लिए जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए है किस तरीके से आएगी स्ट्रेटजी तैयार की जाए। चाहे आप कोई से भी किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के कोई स्टूडेंट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोई स्टूडेंट हो, XYZ आप लोगों का सबका जो ड्रीम है वही है क्या किसी भी तरीके से आप लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब को अचीव करना है। और गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए आपको एनआरए के बारे में और सीईटी के बारे में जानना होगा। क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी और क्या क्या चेंजेस के साथ में आप लोगों को अपनी आगे की तैयारी करनी होगी। तो सारी की सारी वीडियो में इसी के बारे में होने वाली है। और जो आपके जो सवाल पूछे गए थे, बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि आपके दिमाग में भी उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी परेशान कर रहे हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है, किस तरीके से हमें फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आपके कुछ सवालों के साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज सीईटी एंड एनआरए। एनआरए क्या है? सबसे बड़ा सवाल क्या, हाउ इट विल इंपैक्ट द स्टूडेंट्स। किस प्रकार से ये स्टूडेंट्स को प्रभावित करेगा, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा। डिटेल एनालिसिस है, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, क्या ये फायदेमंद है या हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। आगे बात करते हैं हु कैन अप्लाई फॉर सीईटी, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। आगे कहेंगे व्हाट वुड बी द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगी रिक्रूटमेंट करने की। एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीईटी, ये सबसे बड़ा सवाल है भाई कि किस तरीके से आप सीईटी की तैयारी की जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं एनआरए क्या है। तो दैट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को ही क्या कहा जाता है, हमारा एनआरए कहा जाता है, जो कि कंडक्ट कराएगी हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। और अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन जो 3 इंस्टीट्यूशन है उनको इसके अंदर शामिल किया है। आईबीपीएस को शामिल किया है, यानी कि आपके बैंकिंग के एग्जाम जितने भी वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आरआरबी के एग्जाम्स के अंतर्गत आ जाते हैं, एसएससी के एग्जाम्स के अंतर्गत आ जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान ये देंगे कि जो हमारी ये ग्रुप बी और जो सी पोस्ट है उन्हीं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ग्रुप ए की पोस्ट के ऊपर कोई भी इसको क्राइटेरिया को लेकर के नहीं आया गया है। और ये जितने भी जो हमारा एनआरए कराएगा वो यूपीएससी से या पीसीएस से, स्टेट पीसीएस से, लोअर पीसीएस से, उससे इसका कोई भी वास्ता नहीं है। मतलब यूपीएससी के जो आईएएस, जो पीसीएस के जो एग्जाम्स होते थे वो वैसे ही एज इट इज चलते रहेंगे और वही एजेंसी क्या करेगी, कंडक्ट कराएगी, उसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अभी तक इसमें ऑफिसर रैंक की पोस्ट के लिए इसमें कोई भी इंक्लूड इसको नहीं किया गया है। दूसरी चीज अगर मैं बात कर लूं तो ये दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल जॉब, ये केवल सेंट्रल जॉब्स के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है। स्टेट्स के लिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन और गाइस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में इस वीडियो के मैंने आप लोगों के लिए क्या रखा हुआ है, सरप्राइज रखा हुआ है, तो वो सरप्राइज जरूर लेकर के जाइएगा। इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा आप लोगों को वो सरप्राइज, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा पूरा। तो यही जो कह रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई जो इसका जो फाइनेंस, जो इसका प्रपोजल था वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2020 में इसको क्या कर दिया गया था, प्रपोजल रखा गया था गवर्नमेंट के सामने। और इसका जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। और फिलहाल इसको जो अप्लाई करना है, जो ये एक्शन में आएगा वो कब से आएगा, 2021 से आएगा। अब जरा आप लोगों के दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं उन सारे सवालों की जवाब देने की कोशिश की गई है कि भाई आगे जो हमारे इन फ्यूचर जो हमने जो पहले से जो फॉर्म फिल कर रखे हैं, आरआरबी एनटीपीसी का क्या होगा, और बाकी के जो हमारे आईबीपीएस के जो आप लोगों ने एग्जाम्स भर रखे हैं या एसबीआई का, पीओ का, जितने भी एग्जाम भर रखे हैं उन सब का क्या होने वाला है। ठीक है, तो चला जल्दी से फटाफट जान लेते हैं व्हाट इज एनआरए। अब एनआरए क्या है भाई, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी तो है और इसमें क्या होगा, मल्टी एजेंसी बॉडी होगी। मल्टी एजेंसी बॉडी क्योंकि भाई अभी इसमें 3 को तो शामिल कर लिया गया है और पता नहीं है आगे गवर्नमेंट इसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन इंस्टीट्यूशंस को शामिल कर ले और कौन कौन से एग्जाम सीईटी के अंतर्गत कराए जाएं। अच्छा, पहले एक चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो हमारा ये जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए होने वाला है, दिस इज ओनली फॉर प्रीलिमिनरी स्टेज। मतलब जैसे आप लोग एसएससी की लैंग्वेज में बात करूं तो दिस इज ओनली फॉर टियर 1 एग्जाम। जैसे आप लोगों का टियर 1 सीजीएल, टियर 1, टियर 2 होते थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टियर 1 की बात करेगा। मतलब जो हमारे प्री एग्जाम्स होते हैं, प्री और मेंस होते हैं, तो प्री जो हमारे एग्जाम्स हैं उनके लिए कॉमन है, मतलब सारे के सारे। अब जरा आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई इसका सिलेबस किसके हिसाब से होगा, क्योंकि 3 इसमें इंस्टीट्यूशंस को शामिल कर लिया गया है, आईबीपीएस को शामिल कर लिया गया है, आरआरबी को शामिल कर लिया गया है, और इसके अलावा किसको शामिल कर लिया गया है, इसके अलावा हमारा एसएससी को शामिल कर लिया। तो जो हमारा सिलेबस
सिलेबस बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा, क्या उसका जो पैटर्न है जिस हिसाब से, क्योंकि IBPS एक अपने हिसाब से अपना पैटर्न के हिसाब से लेता है, उसमें सेक्शन वाइज एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे कैसे होगा, कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाएगा, सारी बातें करेंगे हम लोग आगे। तो आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एजेंसी विल हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द रैंक्स ऑफ द सेक्रेटरी, मतलब कहने का मतलब है जो इसके जो हमारे चेयरमैन होंगे, किसके, जो IBPS के चेयरमैन होंगे वो, ये SSC के चेयरमैन होंगे वो, जो रेलवे के चेयरमैन होंगे वो, वही इसके क्या होंगे, हेड किए जाएगा, वो हेड किए जाएंगे। और आगे जो फर्दर है होने क्या वाला है इसमें कि भाई जो आपका प्री निकल गया, प्री निकालने के बाद में आपके पास में CET का आपके पास में स्कोर कार्ड आ गया, और CET का स्कोर कार्ड आपके पास जब आ जाएगा तो उसके बाद में फिर आप लोगों को कहाँ जाना होगा, जो बाकी की जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है वो जैसे पहले चलती थी एज वैसी चलेगी। टियर 2 के एग्जाम्स की बात कर लीजिए, मेंस एग्जाम्स की बात कर लीजिए, वो आपके वैसे ही चलेंगे। दिस इज ओनली फॉर द प्री स्टेज, मतलब आप लोगों ने एक कदम क्या कर लिया है, आप लोगों ने पार कर लिया है, आप अपनी मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज दैट कि हमारे पास में यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, सपोज दैट कि अगर हमारे पास में ये है भाई, ऐसा है कि यहाँ पे हमारा RRB है, यहाँ हमारा SSC है, ये हमारा RRB हो गया, ये हमारा SSC हो गया, और ये हमारा IBPS हो गया, है ना। और इस तक पहुंचने के लिए एक यहाँ पे क्या लगा दी गई है, एक कॉमन क्या लगा दिया गया है, एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, एक एग्जाम है जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो क्या कहलाता है, आपका CET टेस्ट कहलाता है। और जो हमारा CET है दैट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये साल में 2 बार होगा, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। 2 बार होगा और आपको 2 चांस मिलेंगे क्या करने के लिए, एक पर्टिकुलर डेट मिलेगी, बिल्कुल डिसाइड होगा। मेनली इसमें जो गवर्नमेंट कह रही है वो ये कह रही है कि पहले आप लोगों का RRB का आप लोगों ने अगर एग्जाम भर दिया है, या आप लोगों ने SSC का एग्जाम भर दिया है, या आप लोगों ने किसका IBPS का एग्जाम भर दिया है, तो वहाँ डेट क्लैश हो जाती थी। कभी किसी डेट पे, एक डेट पे, सेम डेट पे 2 एग्जाम हो जाते थे, कभी आपका सेंटर कहीं और पहुंच जाता था, कहीं आपका सेंटर कहीं और पहुंच जाता था। ये सारी की सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इन सबका सोल्यूशन एक ही निकाल दिया कि पहले आप CET पास कर लीजिए, और CET पास करने के बाद में फिर आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो आपकी जैसे जो पहले से जो प्रोसेस चली आ रही थी उसी के थ्रू किया जाएगा। मतलब जो प्रीलिमिनरी स्टेज जो आपकी जो प्री के एग्जाम्स हैं, वो प्रीलिमिनरी स्टेज जो है वो इसके थ्रू क्या कर ली जाएगी, पार कर ली जाएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस। अब NRA विल कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेपरेटेड बाय किसी चीज के लिए, पहले तो ये क्या करेगा भाई, सबकी कैटेगरी को अलग कर लेगा। मतलब ये आपको मल्टीकुलेट लेवल पर 10th पास अगर आप हैं उसके लेवल पे भी एक CET होगा, 12th पास हैं उसके लिए भी एक CET होगा, अगर आप ग्रेजुएट्स हैं उसके लिए भी एक CET होगा। मतलब जैसी जॉब होगी उसके हिसाब से। अब कहने का मतलब यहाँ ये है कि सपोज दैट, यहाँ समझने का पॉइंट यहाँ ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन से अगर आप लोगों ने CET पास कर लिया तो क्या आप लोगों को 12th के CET की जरूरत नहीं होगी, या आपको 10th के CET की जरूरत नहीं होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा यहाँ पे पॉइंट समझ लीजिएगा कि अगर आपको ग्रेजुएशन का भी आपको CET पास करना पड़ेगा, आपको 12th का अगर आपको अप्लाई करना है, 12th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो 12th का CET होना चाहिए, 10th लेवल की पोस्ट के लिए करना है तो आपके पास में क्या 10th का भी क्या होना चाहिए, CET होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के लिए तो फिर आपको ग्रेजुएशन का चाहिए, आप का CET भी दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ ये हो गया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को फी कितनी बार पे करनी पड़ेगी और कितने बार एग्जाम देने पड़ेंगे। अब जरा सोच के देखिएगा कितने नंबर ऑफ क्या बढ़ चुके हैं, एग्जाम्स बढ़ चुके हैं। मैं अभी आऊँगा इसके डीमेरिट्स की तरफ, डिटेल एनालिसिस करेंगे आज। तो चलिए फिर जल्दी फटाफट बात कर लेते हैं आगे। एग्जाम सेंटर्स विल बी डेवलप्ड बाय एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो भैया गवर्नमेंट हमारी जो कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाए जाएंगे, एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे रूरल और अर्बन एरियाज में। और इसका जो फोकस था 117 क्या डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करने का कि वहाँ पे क्या बन सकें, ज़्यादा जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो आसपास बन सकें। मतलब ये क्या बढ़ाना चाहते हैं, क्वान्टिटी बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कॉम्पिटिशन को और टफ करना चाहते हैं। मतलब पहले जिन लोगों का एग्जाम छूट जाया करता था, या जो लड़कियाँ होती थी वो अपने घर से दूर नहीं जा पाती थी सेंटर, वो ट्रैवलिंग कंडीशन में उनको परेशानी आती थी, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया है। लेकिन ये काम तो पहले भी हो सकता था। चलिए फिर मैं आगे डीमेरिट्स में आगे बात करेंगे। ये काम तो पहले भी हो सकता था, इसमें कोई बड़ी डील नहीं कि 117 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट कर लिया तो आप ये काम तो पहले भी कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं था। सेंटर्स बनाना ना बनाना आपके हाथ में, आप पहले भी बना सकते थे सेंटर। सिलेबस की बात कर लीजिए तो कॉमन एंड स्टैंडर्ड फॉर द ऑल रिकमेंड एजेंसीज। अब जरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बात चल रही है कि भाई जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। भाई IBPS का सिलेबस अलग है, RRB का जो सिलेबस अलग है, लेकिन इसमें अगर मैं कॉमन की मैं बात कर लूँ तो जैसे सबकी बात कर लीजिए, मैथ्स होती है इनमें, रीजनिंग इसमें भी होती है, इंग्लिश की बात कर लीजिए, कॉमन इंग्लिश की बात कर लीजिए, लैंग्वेज में तो दूसरी हम लोग हिंदी की बात कर लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जनरल स्टडीज़ की बात कर लीजिए, GS की हम लोग बात कर लें तो जो हमारा GS जनरल स्टडीज़ है, ये सब के सब लगभग क्या है, कॉमन है। और जो स्टैंडर्ड रखा जाएगा, मतलब जैसे आप लोग को पता है कि भाई जो DI वगैरह आती है वो बैंक के एग्जाम्स में क्या होता है, उसका लेवल कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। या आप लोग किसकी बात कर लीजिए, मैथ्स में मैं अगर मैं बात कर लूँ कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन
है उसकी मैं बात कर लूँ तो वो एसएससी में ज़्यादा अच्छा होता है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, इक्वलाइज कर लिया जाएगा, मॉडरेट होने वाला है। मतलब जो चीज़ें वहाँ कम होती थी अब वो वहाँ ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब चीज़ों को इक्वलाइज करने की कोशिश की जाएगी। ये 3 के 3 एग्जाम्स को अभी लेकर के आ गया है और हो सकता है अगर जो बाकी के एग्जाम्स को भी इसके अंतर्गत अगर डाला जाए तो फिर क्या करने की कोशिश की जाएगी, सबको इक्वलाइज बैलेंस करना। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि भाई सिलेबस किस हिसाब से रखा जाए और किस एरिया से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँ। अच्छा, इसकी बात कर लीजिए सीईटी स्कोर कार्ड। तो ये जो आपका सीईटी होगा ये एलिजिबल होगा केवल कितने साल के लिए, वैलिड होगा कितने साल के लिए गाइस, ये वैलिड होगा 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आपको सीईटी आपके लिए मान्य है। 3 साल के बाद में आपको दोबारा से सीईटी देना पड़ेगा, या आप चाहो तो इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आप साल में 2 बार तो होने हैं, तब आप लोग चाहो तो 3 साल तक लगातार दे सकते हो। इसके अलावा आप लोग ऐसा भी समझ लीजिए कि मान लीजिए पहले सीईटी में आपके कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स का होगा ये भी अभी डिसाइड नहीं है, मैं थोड़ा सा कंसिडरेशन ले रहा हूँ कितना। मान लीजिए कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है और आपके पहले अटैम्प्ट में कितने आए 55 मार्क्स आते हैं, दूसरी बार वाले में कितने आ गए आपके 45 आ गए, तो आपका जो सीईटी की जो वैल्यू होगी वो 55 ही रहेगी। मतलब वही सिस्टम चल रहा है कि भाई जो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसी को काउंट किया जाएगा। और तीसरे अटैम्प्ट में मान लीजिए कि आपके अगर कितने आ गए 65 आ गए, तो इसका मतलब आपको क्या कंसिडर किया जाएगा, जो आपका सीईटी स्कोर होगा 65 होगा। चाहे वो आप किसी में भी आप 10th लेवल पे ले 10th के सीईटी पे बात कर लीजिए, 12th के सीईटी पे बात कर लीजिए या ग्रेजुएशन के सीईटी पे बात कर लीजिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स और नॉट। अगर एक तरीके से देखा जाए, अगर यहाँ पे हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करेंगे तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल लग जैसा रहा है, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको इसके डीमेरिट्स बताएंगे, तो क्योंकि ये जो सबसे बड़े जो गवर्नमेंट कह रही है वो ये कह रही है कि भाई इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, केवल एक तो टाइमिंग फिक्स कर दिया हम लोगों ने। किसके लिए, एग्जाम का जो टाइमिंग है वो फिक्स हो गया, मतलब साल में 2 बार एग्जाम होगा। मतलब आप लोगों को एग्जाम डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कब किसका एडमिट कार्ड आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। पहले चीज़ तो ये, इसका फायदा ये है। दूसरा फायदा ये कि भाई अब एग्जाम कोई भी क्लैश नहीं होगा। और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ने एक काम और ये किया है कि भाई 117 डिस्ट्रिक्ट्स में और भी ज़्यादा क्या बनाने की कोशिश की है, नए एग्जाम सेंटर्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। हालांकि ये काम तो पहले भी हो सकता था और इस तरीके से भी चीज़ें की जा सकती थी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई इसमें जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं अब उनको क्या करना है, सिंगल को जो हमारा प्री है उसके लिए केवल एक ही टेस्ट देना, मतलब आप तीनों के लिए एलिजिबल हो गए, तीनों के लिए आप लोग एलिजिबल हो गए। आपका मन है क्या, चाहे तो आप आरआरबी में चले जाइए टियर 2 के एग्जाम्स के लिए, चाहे तो आप एसएससी में चले जाइए, चाहे आप आईबीपीएस में चले जाइए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो बहुत सारे एग्जाम्स भरने पड़ते हैं, बहुत सारे क्या मतलब जो भी भरता था वो अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भरता था, जैसी उसकी जिसकी प्रिपरेशन होती थी। तो अब यहाँ पे एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन मल्टी लैंग्वेजेस। एक फ़ायदा इसका ये है कि भाई जो पहले एग्जाम होते थे वो सबके इंग्लिश या हिंदी में होते थे पैटर्न में, लेकिन यहाँ मल्टी लैंग्वेजेस मतलब रीजनल लैंग्वेजेस को क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। मतलब जैसे जिसकी लोकल लैंग्वेज में एग्जाम होगा, बंगाल में बंगाली की लैंग्वेज में एग्जाम होगा, तो मल्टी लैंग्वेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा ये टारगेट कर रहे हैं वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो वीमेन विल बी एम्पावर, मतलब कहने का ये है कि जो लड़कियों को जो ट्रैवलिंग कंडीशन होती थी, ट्रैवलिंग कंडीशन की वजह से वो लोग घर से दूर नहीं जा पाती थी एग्जाम देने के लिए, तो उनका जो पार्टिसिपेशन होगा गवर्नमेंट एग्जाम्स में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब्स में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए भी ये चीज़ को किया जा रहा है, मतलब ध्यान दिया जा रहा है। और इससे क्या किया जा रहा है, रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन। अब ये फाइनेंशियल बर्डन की बात कर रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल बर्डन आपका कम हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा? आपको 10th का लेवल के लिए भी आपको क्या देना है, सीईटी देना है। आपको 12th के लेवल के लिए भी सीईटी देना है। आपको किसके लिए भी देना है, ग्रेजुएशन के लेवल के लिए भी सीईटी देना है। और इन सब की फीसेस एक ही बार नहीं हुई कि एक बार आप ग्रेजुएट हो उसके बाद में फिर आपका सीईटी आप तीनों दे सकते हो, नहीं। आपको गवर्नमेंट जो आपका ग्रेजुएशन का है उसका सीईटी अलग देना पड़ेगा, और उसके अलावा आपको 12th का अलग देना पड़ेगा, 10th का अलग देना पड़ेगा। 3 एग्जाम तो यही हो गए। अपने आप को इंप्रूव करता रहूँ, अपने आप को चेक करता हूँ, मेरी तैयारी होगी, 6 महीने में एग्जाम होने वाला है, मैं दोबारा से दे देता हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि गवर्नमेंट ने एक नया फंडा बनाया है क्या करने के लिए, अपनी अर्निंग करने के लिए। आप लोगों को लग रहा है कि ये आपका रिड्यूस करेगा, फाइनेंशियल बर्डन आपका रिड्यूस होगा, कोई रिड्यूस होने वाला नहीं है। आपको एक साल में 2 बार एग्जाम देने हैं और आपको बार-बार एग्जाम आप अपने आप को इंप्रूव करते चले जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, लोग आपसे आगे ना निकल जाएं, इसलिए आपको क्या रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा तब तक जब तक आपके हाथ में जॉब नहीं हो जाए, है ना। प्री की तो बात कर ली और बाकी की सारी चीज़ें तो एज इट हैं। तो मतलब प्री को मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्री को सिर्फ और ये अर्निंग करने के लिए, अर्निंग के पर्पज से गवर्नमेंट ने ये एग्जाम्स बनाने की कोशिश की है कि भाई एक साल में 2 बार दीजिएगा। हाँ, बस सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिशियल आप लोगों का फायदा ये है कि जो प्री का जो एग्जाम है उसकी डेट फिक्स है और उसके बाद में फिर आरआरबी के हाथ में छोड़ दी गई ये चीज़ें। तो अब आरआरबी आपका कब कराएगा, टियर 2 के एग्जाम्स या टियर 3 के एग्जाम्स या एसएससी कब कराएगा, वो अभी तक ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि भाई कब करवाया जाएंगे। वो उसके लिए कोई भी शेड्यूल नहीं आया है, बस सिर्फ प्री आ गया, आपके हाथ में प्री है, बस प्री लेकर के बैठे रहो। और जब वो उनके बिल्कुल चीजें वैसी ही हैं जो पीछे से जो चीजें चल रही हैं, गवर्नमेंट हालांकि ये कह तो रही है कि हम लोग सारी चीजों को क्या कराएंगे, ऑन टाइम कराएंगे, लेकिन जो ऐसी कंडीशन चल रही है मुझे देखते हुए लगता नहीं है। बस ये है कि लोगों को कुछ नया कंसेप्ट देना था तो गवर्नमेंट ने नया कंसेप्ट उठा करके दे दिया। बाकी आप लोग ज्यादा बेटर समझ सकते हैं जैसे जैसी बेनिफिशियल है। मैं आपको इसके सिर्फ डीमेरिट्स दिखा रहा हूँ, बाकी आप ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मत कीजिएगा चीजों को। बाकी जैसी है मैं सिर्फ और सिर्फ सम
आलोचना कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी बात में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं और जो लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सर इस बार बैंक और एसएससी की जो परीक्षा होने वाली है उसका जो फॉर्म भर गया है वो होगा या नहीं? तो भैया बिल्कुल 100% होने वाला है। आप लोगों का फॉर्म बिल्कुल 100% ये एग्जाम होगा और उसी पैटर्न पे होगा जो पहले के पैटर्न चला आ रहा है। ये 2021 से क्या होने वाला है, ये अप्लाई होने वाला है। और फिर अब जो आप लोग 2021 में जितने भी एग्जाम्स को भरने के लिए जा रहे हैं, जो कोई भी आप लोग फॉर्म भरेंगे उसमें आप लोगों का सीटी क्या हो जाएगा, सीटी स्कोर कार्ड मान्य हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? और ये मध्य प्रदेश में लागू हो गया है और ये जो हमारे शिवराज सरकार है उसने इस चीज़ को सीईटी को क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस बार की जो एसएससी की जो एग्जाम्स आप लोगों ने भर रखे हैं, जो आप लोगों के सीएचएस एग्जाम होने वाला है एसएससी में, या आप लोगों का जो भी आपका स्टेनो का एग्जाम होने वाला है, वो सारे के सारे एग्जाम उसी पैटर्न पे होंगे। उनका प्री टियर 1 वैसे ही होगा जैसे पहले चला है, मतलब पुराना जो सिस्टम है उसी को अडॉप्ट किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर एग्जाम का पैटर्न बैंक का होगा या एसएससी का होगा? भाई देखिएगा, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जो बैंक का जो होने वाला है या एसएससी का होने वाला है, इस चीज़ के लिए आप लोग ये समझ लीजिएगा, ये मॉडरेट लेवल कर लेंगे। मान लीजिए कि बैंक का लेवल यहाँ है, एसएससी का लेवल किसी लेवल में यहाँ है। मान लीजिए सपोज दैट कि बैंक यहाँ है, एसएससी यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम बाउंडेशन, ये स्पीड विद एक्यूरेसी मांगते हैं और यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन कुछ नहीं होती है। आप लोगों को अपना एक पर्टिकुलर टाइम, 1 घंटे का टाइम मिला होता है, उसी 1 घंटे के टाइम में जो भी इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, जैसे भी एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन होगा उसके हिसाब से आपको एग्जाम देना होता था। अब यहाँ चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से IBPS से टाइम बाउंडेशन हटा दी जाएगी पर सेक्शन की, कि आपको पर सेक्शन में 20 मिनट में सॉल्व करना है, वो हटा दिया जाएगा। मतलब चीज़ों को क्या करने की कोशिश की जा रही है, इक्वलाइज करने की कोशिश की जाएगी, लेवल क्या करने की कोशिश करी जाएगी, बराबर करने की कोशिश की जाएगी। किसी को कम, किसी को ज़्यादा वेटेज नहीं मिलेगा, सबको क्या मिलेगा, बराबर। मतलब आपको एक मॉडरेट लेवल की तैयारी लेकर के यहाँ से आगे चलनी होगी। आप लोग अगर पहले के ज़माने चले गए कि आपको अगर बैंक के स्टूडेंट हैं तो आपको बैंक में स्पीड के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में काम करना है, और आप लोग लगे पड़े हैं क्या करने के लिए, मैथ्स करने के लिए या उसकी रीजनिंग करने के लिए, उसका लेवल अलग था। अब तो सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं, कॉमन होने वाली हैं। आपको एक एवरेज तैयारी लेकर के चलनी होगी और मतलब ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद भी है और थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। फिर जो कैटेगराइजेशन था, मतलब जो तैयारी का लेवल था प्री के लिए ओनली, मेंस के लिए फिर वहीं से चीज़ें वहीं से वैसी फाइट की जाएगी जैसी फाइट पहले से चली आ रही थी, जैसी तैयारी आप पहले से कर रहे थे वैसी। फिर मतलब आप लोग वापस से अपने स्पेसिफिकेशन में पहुंच जाएंगे। मतलब ये तो आप लोगों को क्या देना है, सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट देना है और उसके बाद फिर ये बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आप लोगों का स्कूल में एडमिशन होने वाला है ना, आप लोगों का स्कूल में एडमिशन होने वाला है और आप लोग मान लीजिए सपोज दैट कि आपको 9th क्लास में एडमिशन लेना है, तो 9th क्लास में एडमिशन लेने के 9th क्लास के लिए 3 सेक्शन है। सपोज दैट सेक्शन ए जो अच्छे वाले स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी और एक सेक्शन सी है। और 9th का जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है वो है हमारा CET। मतलब आपने जैसे ही स्कूल में किसी स्कूल में गए एडमिशन लेने के लिए, वहाँ से आप लोगों ने एक CET दिया, मतलब आपने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट दिया। उसके बाद फिर आपकी परसेंटेज डिसाइड करेगी कि भाई आपको कहाँ रखा जाएगा, आपको सेक्शन ए में रखा जाएगा या आपको सेक्शन बी में रखा जाएगा या फिर आपको सेक्शन सी में रखा जाएगा। और फिर ये सेक्शन ए बी सी, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ IBPS की, SSC की और किसकी बात चल रही है, RRB की बात चल रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फिर आप वहाँ पे कितना फाइट कर पाते हैं, कैसे रह पाते हैं, मतलब आप कहाँ जाएंगे, आपको क्या सेलेक्ट करना है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे अगर मैं बात कर लें, आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन तो ये कह रहा है सर जब सारे एग्जाम का सिलेबस एक होगा तो डिसाइड कैसे होगा, पोस्ट। तो पोस्ट के डिसाइडेशन की बात कर ली, मैंने बता दिया भाई, जैसे कि अभी मैंने 3 सेक्शन के बारे में बताया, सेक्शन ए के बारे में बताया, सेक्शन बी और सेक्शन सी के बारे में बता दिया। मतलब ये हमारा IBPS है, ये हमारा रेलवे है और ये हमारी SSC है। और ये यहाँ से हमने CET को क्या कर चुके हैं, अगर हम लोग पास आउट कर चुके हैं और CET को पास आउट करने के बाद में अब आपके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आप उस स्कोर कार्ड के साथ में, अभी डिसाइड नहीं है कि किसको कितनी परसेंटेज के साथ में कौन IBPS के लिए एलिजिबल है, कौन RRB के एलिजिबल है, कौन SSC के लिए एलिजिबल है। तो डिपेंड करेंगे आपके स्कोर कार्ड के ऊपर डिपेंड करने वाली हैं चीज़ें और उसके बाद फिर डिसाइड होगा। फिर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है कि भाई इतने कम से कम मिनिमम मान लीजिए 50% अगर आपके पास CET में है तो आप इन तीनों में से किसी में का भी एग्जाम दे सकते हैं, या कुछ पर्टिकुलर रीजन भी होगा जैसे आप लोग 45% के साथ में अगर पास आउट हो, CET का स्कोर कार्ड में आपके 45% है, तब आप हो सकता है कि आप सिर्फ रेलवे के एग्जाम दे पाएँ या सिर्फ आप किसका दे पाएँ, SSC का दे पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। मतलब सिलेबस की बात कर लीजिए, एग्जाम्स का जो सिलेबस एक होगा तो डिसाइड वाली जो बात है वो डिसाइड आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है और बाकी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आपके लिए जो सरप्राइज था उसकी बात करते हैं। कांग्रेचुलेशन सब लोगों को, किस चीज़ के लिए, RRB NTPC की जो एग्जाम डेट है वो क्या हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी है। शायद आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता है तो आप लोग आज ही से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो हम लोगों ने जो ट्विटर पे क्या चलाया था, ट्विटर पर ट्वीट करने का जो जिसमें 35 लाख से ऊपर क्या कर लिए गए थे, ट्वीट कर लिए गए थे। हालांकि जो हमारी जो सक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ RRB NTPC वालों के लिए ही सिर्फ क्या किया गया है, इसके जो एग्जाम डेट है उसका अनाउंस किया गया है। बाकी के लोगों की जंग अभी जारी है, लड़ाई जारी है, तो उनको भी उसके अंतर्गत सपोर्ट करते रहिएगा, स्पीकअप सबके लिए बोलिएगा। अगर अभी आप लोग का RRB NTPC का मतलब
एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आपको पता है कि कब से होने वाले हैं वो दिसंबर में होने वाले हैं। 15 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिएगा। एनटीपीसी 10+2 की जितनी पोस्ट हैं वो ये सारी की सारी ये हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं जो ग्रेजुएशन, जो हमारी ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट थी उनकी वैकेंसी का जो विवरण है वो इस प्रकार से है। और इसी के साथ आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा अपनी। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगले किसी वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी डाउट्स हो दिमाग में एनआरए को लेकर के या सीईटी को लेकर के, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, मुझे मेरी मेल आईडी पे आप लोग अपने क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।